नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे सुहाग नामक कहानी का दूसरा भाग। तो आइए सुनते हैं कहानी। जब दमयंती बुआ ने प्रश्नार्थक नजरों से संयम की ओर देखा तो संयम बताने लगा, मैं जब कमरे में पहुंचा बुआ तो यह तो सो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। अब मैं भी चाहता हूँ, तैयार होता हूँ। दमयंती ने मन में सोचा कि कितना समझदार है संयम। सरगम को तो उसने अभी से इतना समझ लिया है। भगवान करे इनका रिश्ता ऐसे ही बना रहे। फिर दमयंती ने सरगम को जगाया। जागते ही सरगम ने पूछा, बुआ जी, रात को तो मेरा दूल्हा कमरे में आया ही नहीं। मैं उसका इंतजार करते करते सो गई। दमयंती बुआ को हंसी आ गई। आया था वो बहू, लेकिन तू सो गई थी, इसलिए उसने तुझे जगाया नहीं। दमयंती उसे बाहर ले गई, उसे तैयार किया, साड़ी पहनने में उसकी मदद की और रसोई में पूरे समय उसी के साथ लगी रही। सरगम को रसोई का काम बहुत ही उबाऊ लग रहा था। दमयंती बोली, बहू तू बस इन सब में हाथ लगा दे, बाकी सब मैं कर लूंगी। सारा खाना दमयंती ने ही तैयार किया। जगजीवन राम जी तो सारी सच्चाई जानते थे कि सरगम को घर के कोई काम अभी ठीक से आते नहीं, इसलिए उन्होंने सबको पहले से ही हिदायत दे दी कि अगर बहू से कुछ न बन पाए तो उसे ताने न मारे जाए। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अभी भी घर पर जगजीवन राम जी का वर्चस्व था, इसलिए उनकी बात को कोई भी टाल नहीं सकता था। सरगम को भी किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। सरगम दिन भर कुछ न कुछ रस्में निभाती रही। फिर रात हुई और दमयंती बुआ ने सरगम को फिर से तैयार करके बिठा दिया। सरगम ने आज भारी साड़ी पहनने से इनकार कर दिया, इसलिए आज दमयंती ने उसे बिल्कुल थोड़े ही गहने पहनाए और थोड़ी हल्की सी साड़ी पहना दी। फिर दमयंती बोली, आज मत सोना, आज दूल्हे से थोड़ी सही लेकिन बातें जरूर कर लेना। ठीक है बुआ, नींद ना आई तो देखूंगी। सरगम बोली, ये रहे पान और आज जरूर खिला देना। दमयंती बुआ जाते जाते हिदायत देकर बोली। संयम रात को कमरे में आया तो सरगम जाग रही थी। संयम ने दरवाजे बंद किए तो सरगम ने उसके चरण स्पर्श किए। फिर बोली, लो पान खा लो, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। सरगम की बात सुनकर संयम को हंसी आ गई। अरे हंस क्यों रहे हो? सरगम ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। लाओ मुझे 2 पान और तुम सो जाओ। ठीक है, इतना कहकर सरगम ने उसे पान दिया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। संयम ने भी चटाई बिछाई और लेटने लगा तो सरगम ने पूछा, क्यों? संयम हंसते हुए कहने लगा, अरे बिस्तर पर तो जगह ही नहीं रहती, तुम पांव पसार कर जो सोती हो। सच? क्या मैं इस तरह से सोती हूँ? सरगम ने पूछा। हाँ, तुम ऐसे ही सोती हो, संयम बोला। तो तुम नीचे ही लेट जाओ। तुम अगर बिस्तर पर लेटे तो कहीं भूल से पाँव लग जाएगा और मुझे पाप पड़ेगा। मामी ने समझाया था कि पति को पाँव नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो तुम आराम से सो जाओ, मैं फर्श पर ठीक हूँ, संयम बोला। तुम कितने अच्छे हो, अपना बिस्तर मुझे दे दिया, सरगम बोली। इस कमरे में जो कुछ है वो सब तुम्हारा भी तो है। मैं भी, संयम ने बाद वाले शब्द धीरे से कहे। तुम सच कहते हो, ये सब अब मेरा भी है? सरगम ने पूछा। हाँ, सब कुछ। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम कितनी भोली हो, मेरे मन की बात भी नहीं समझती, संयम ने मन ही मन कहा। दूसरी रात भी अल्लड़ सरगम ने संयम के मन की बात को न समझा। संयम के नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव भी था। अपने नई नवेले दुल्हन से वो जी भरकर बातें करना चाहता था, लेकिन शायद इन सब का उसके जीवन में अभी समय नहीं आया था। यही सोचते सोचते संयम की आंख लग गई। सुबह हुई और फिर से दमयंती बुआ ने दरवाजा खटखटाया। आज भी संयम ने ही दरवाजा खोला। दमयंती ने देखा कि आज भी सब कुछ वैसे के वैसा। कितनी नादान है ये लड़की, कुछ भी नहीं समझती। मैंने कितने समझाया था, लेकिन समझना ही नहीं चाहती, दमयंती ने मन में सोचा। फिर संयम से बोली, संयम, आज पग फेरे की रस्म के लिए तुझे बहू को लेकर उसके मायके जाना होगा और शाम तक लौटना भी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। तांगे वाला बस आता ही होगा। मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं बहू को जगा कर उसे तैयार करती हूँ। और इतना कहकर दमयंती ने सरगम को जगाया। सोने दो ना बुआ जी, सरगम बोली। बहू, अपने नाना जी से मिलने नहीं जाओगी? दमयंती ने पूछा। नाना जी से? हाँ हाँ, नाना जी से मिलने तो मुझे जाना है, सरगम बोली। तो फिर तैयार हो जाओ बहू, देखो तांगे वाला भी आ गया है। दमयंती की बात सुनकर सरगम जाग पड़ी, क्योंकि उसे तांगे में बैठना बड़ा अच्छा लगता था। उस सैर में उसे बड़ा मजा आता था और वो दमयंती के संग तैयार होने चल पड़ी। उधर संयम भी तैयार होने चला गया है।
तैयार होने के बाद दमयंती ने दोनों को नाश्ता कराया। फिर सरगम से कहा कि सबका आशीर्वाद ले लो, मैं तब तक कुछ नाश्ता बांध देती हूँ और सुराही में पानी भरे देती हूँ। सबका आशीर्वाद लेकर सरगम तांगे में जा बैठी। दमयंती ने प्यार से सरगम का माथा चूमते हुए कहा, बहू अपना ख्याल रखना, नाश्ता और पानी मैंने तांगे में रखवा दिया है, शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट भी आना। डकैतों का डर रहता है रास्ते में, इतना जेवर जो पहनकर जा रही हो। फिक्र मत करो बुआ, हम अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे, संयम ने आश्वस्त किया। फिर दोनों चल पड़े सरगम के मायके की ओर। घर पहुंचकर सरगम को नानाजी ने सीने से लगा लिया। कालिंदी भी तब वहीं थी। उसने सरगम को अकेले में ले जाकर पूछा, क्यों जीजाजी कैसे हैं? मैं क्या जानूं, ठीक ही होंगे, सरगम बोली। क्यों तूने पान नहीं खिलाया? कालिंदी ने पूछा। खिलाया था ना, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा कि पान मुझे दे दो और तुम सो जाओ, सरगम बोली। सरगम की बात सुनकर कालिंदी अचरज में पड़ गई और उसने ये बात कनकलता से बता दी। कनकलता हैरान हो गई और उसने संयम को अकेले में बुलाकर बात की। संयम ने सब कुछ सच सच बता दिया और बोला, मामी जी आप घबराइए नहीं, थोड़ी भोली है वो, समय के साथ साथ सब समझ जाएगी। अगर जबरदस्ती करके मैं उसे पा भी लूं तो वो मुझसे नफरत ही करने लगेगी और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफरत नहीं प्रेम करे। संयम की बात सुनकर कनकलता को बहुत तसल्ली हुई और उसने संयम से पूछा, आपको सरगम पसंद तो है ना? क्योंकि आप उसे देखने नहीं आए थे इसलिए थोड़ी चिंता थी। वो इतनी भोली और नादान है कि भला उसे कौन पसंद नहीं करेगा। मैंने उसे जब पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि वो भी मुझे प्रेम करने लगे। जब मन मिल जाएंगे तो तन भी मिल जाएंगे। ऐसी जल्दी क्या है, सारी उम्र पड़ी है, पहले हम एक दूसरे को समझ तो ले, संयम बोला। संयम की बात सुनकर कनकलता बोली, दामाद जी हम धन्य हो गए आप जैसा दामाद पाकर। आपके विचारों ने मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं सरगम की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारी सरगम को हमेशा खुश रखेंगे। कनकलता ने दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया। संयम और सरगम को शगुन देकर विदा किया। तांगे में पूरे घर के लिए मिठाइयाँ, फल और कपड़े भी भिजवाए। अंधेरा होने से पहले ही दोनों घर भी पहुंच गए। 2-4 दिन संयम घर पर रहा, लेकिन वो अब भी फर्श पर चटाई बिछाकर ही सोता और सरगम ऊपर पलंग पर। अब संयम की छुट्टियां भी खत्म होने को आई थी, इसलिए उसे अपनी नौकरी पर शहर वापस जाना था और उसने सरगम से इस विषय पर रात को बात की। सरगम उस समय सोई नहीं थी, बस लेटी थी। सरगम सो गई क्या? संयम ने पूछा। नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो? सरगम बोली। मैं परसों शहर चला जाऊंगा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, संयम बोला। तो क्या तुम शहर में रहते हो? सरगम ने पूछा। मैं वहां नौकरी करता हूँ ना। मुझे भी शहर देखना है, सरगम बोले। तो चलोगी मेरे संग? हाँ हाँ चलूंगी, मुझे तुम ले चलोगे ना? सरगम ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, तो कल मैं बुआ से कह दूंगा, वो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी तैयारी कर देंगी, संयम बोला। बहुत अच्छा रहेगा, तुम कितने अच्छे हो, सरगम ने कहा। सच में मैं अच्छा हूँ, तुम्हें पसंद हूँ? संयम ने पूछा। हाँ तुम सच में बहुत अच्छे हो और मुझे पसंद भी हो। मेरे गांव के तो सब लड़के मुझसे लड़ा करते थे, मेरे अमरूद भी छीन लेते थे, सरगम बोली। संयम ऐसे ही सरगम से बातें करता रहा और कुछ देर बाद सरगम सो गई। सुबह संयम ने सबसे कहा कि उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी है, अब वो वापस शहर जाएगा। सरगम को भी वो साथ ले जाना चाहता है। संयम की बात घर की औरतों को पसंद नहीं आई। सबने कहा, बहू को अभी यहीं रहकर कुछ काम धाम सीखने दो, बड़ों की कुछ सेवा कर ले, फिर तो जिंदगी भर उसे तेरे साथ ही रहना है। लेकिन संयम न माना। उसकी ये बात उड़ते उड़ते जगजीवन राम जी तक पहुंची और वो बोले, ये ठीक है कि बहू को यहाँ कुछ दिन रहकर हम सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अभी उनका नया नया ब्याह हुआ है, उनके खेलने खाने के दिन है, साथ में जाने दो दोनों को। बहू फिर कभी यहाँ रहकर हम सबकी सेवा कर लेगी। अब जगजीवन राम जी की बात टालने की किसी में हिम्मत न थी और आखिरकार परिवार वालों को सरगम को संयम के साथ शहर भेजना ही पड़ा। संयम शहर में सरकारी घर में रहता था और पूरी कॉलोनी में सब उसके ऑफिस के लोग रहते थे। सभी से संयम का व्यवहार अच्छा था। जब सबने संयम के साथ सरगम को देखा तो बोले, बताया भी नहीं और अकेले अकेले ही ब्याह के लड्डू खा लिए। सब बहुत जल्दबाजी में हुआ। दादाजी को लड़की पसंद आ गई तो मैंने भी हाँ कर दी ब्याह के लिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। सबकी बधाई पाकर संयम और सरगम घर के भीतर पहुंचे। इतने दिनों से घर बंद था, इसलिए घर बहुत गंदा पड़ा था
उसने सरगम से कहा कि तुम कपड़े बदल कर हाथ मुंह धो लो और चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाओ, मैं तब तक सफाई करता हूँ। संयम ने घर साफ करके नहाया और फिर सरगम से बोला, उठो, मैं चाय बनाता हूँ, तुम तब तक घर से लाया हुआ खाने का सामान निकालो। संयम ने पाउडर वाला दूध घोलकर चाय बनाई और सरगम ने खाने का सामान निकाला। खाने का सामान बांधे रहने से खाने लायक नहीं रह गया था, इसलिए दोनों ने चाय और बिस्किट से ही काम चला लिया। शाम हुई तो संयम ने सरगम से दरवाजा ठीक से बंद कर लेने के लिए कहा। वह कुछ सब्जी और राशन लेने चला गया। सामान लेकर संयम लौटा और उसने ही शाम का खाना बनाया। दोनों ने खाना खाया, फिर संयम ने बर्तन धोकर रखे। दोनों ने थोड़ी देर बातें की, फिर सरगम पलंग पर और संयम सोफे पर सो गया। ऐसे ही दोनों की दिनचर्या चल रही थी। संयम सुबह सारा काम करता, सफाई, खाना और ऑफिस जाता। शाम को भी वही ऑफिस से आकर खाना बनाता, बर्तन धोता। उनके घर के बगल में ही ऑफिस में संयम के साथ काम करने वाले जोशी जी रहते थे। मिसेस जोशी जी ने संयम से कहकर सरगम के लिए 2-4 जोड़ी सलवार कमीज और कुछ उसकी जरूरत का सामान भी मंगवा लिया था। मिसेस जोशी को संयम दीदी कहा करता था और जोशी जी को भाई साहब। मिसेस जोशी ने संयम से कहा भी कि काम के लिए बाई क्यों नहीं लगवा लेते। दीदी, आप सरगम को तो जानती हैं, कितनी भोली, इसलिए बाहर वालों को घर में बुलाना ठीक नहीं। मिसेस जोशी का नाम वसुधा था। उनकी एक बेटी थी जो कि 9वीं में पहुंची थी, जिसका नाम अवंतिका था। वो जब स्कूल की ड्रेस पहनकर बालों में रिबन से 2 चोटी बनाकर स्कूल जाती तो सरगम का भी मन करता कि वो भी स्कूल जाए, और ये बात उसने संयम से बोली। संयम ने सोचा कि ये बात पहले उसके मन में क्यों नहीं आई कि सरगम का स्कूल में एडमिशन करा दे। स्कूल जाएगी तो कुछ सीखेगी और घर पर रहकर बोर भी नहीं होगी। ये बात उसने वसुधा दीदी से कही और वसुधा दीदी बोली, हाँ ठीक रहेगा, सरगम स्कूल जाएगी तो अच्छा ही है, मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी। और थोड़ी शोर सिफारिश के बाद आखिरकार सरगम को स्कूल में 9वीं कक्षा में एडमिशन मिल ही गया। नई नई किताबें और स्कूल की ड्रेस को देखकर वो चहक उठी। संयम के लिए एक काम और बढ़ गया, सरगम को पढ़ाने का। लेकिन संयम के पास बहुत संयम था और उसने इस चुनौती को भी स्वीकार कर लिया। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार सरगम ने अच्छे नंबरों से 9वीं पास कर ली। लेकिन इतने दिन साथ रहकर भी सरगम के मन में संयम के लिए प्यार का अंकुर ना फूटा। वो तो उसे बस अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। अब सरगम 10वीं में पहुंच गई थी और वो 18 की पूरी होने वाली थी। तब लड़कियां जवानी में कदम रखते हुए तरह तरह की बातें करने लगती है। सरगम की कक्षा में भी कुछ ऐसी लड़कियां थी। वसुधा की बेटी अवंतिका भी उसकी ही कक्षा में पढ़ती थी और वो भी सरगम से ऐसी बातें करती तो सरगम उसे झटक देती, कहती, मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो घर पर आकर संयम से भी सब कुछ बता देती। संयम उसकी नादानी पर मन ही मन हंसता और कुछ कहता नहीं। ऐसे ही 1 साल और बीत गया। अब सरगम की 10वीं की परीक्षा चल रही थी। उस दिन आखिरी पेपर था। उसकी तबीयत अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आखिरी पेपर था। उसने संयम से कहा तो संयम ने सोचा, थकावट का बुखार है, रात रात भर पढ़ती रही इसलिए बुखार आ गया होगा। उसने सरगम को बुखार की गोली दे दी और सरगम पेपर देने चली गई। दवा खाकर सरगम को बेहतर लग रहा था। उसने आराम से पेपर दे दिया। वो अवंतिका के संग घर वापस लौट रही थी तो तभी जोर की बारिश होने लगी और वो पूरी तरह भीग गई। जैसे तैसे दोनों घर पहुंची, तब तक दवा का असर खत्म हो चुका था और सरगम को फिर बुखार हो गया। उसे तो घर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था, जबकि स्कूल घर से ज्यादा दूर था नहीं। जैसे तैसे वो घर पहुंची, दरवाजा बंद किया और सोफे पर वैसे ही गीले कपड़ों में लेट गई। तो उसकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही थी। शायद इसलिए कपड़े बदलने का भी उसे होश न रहा। आज संयम जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसे सरगम का पेपर चेक करना था। दूसरी चाबी उसके पास रहती ही थी, इसलिए वो चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसने देखा कि सरगम ने तो आज कपड़े भी नहीं बदले और ऐसे ही सो गई है। तो उसे जगाने के लिए जैसे ही उसने हाथ लगाया तो उसका सरगम का बदन तो आग की तरफ तप रहा था। गीले कपड़ों ने उसके ताप को और भी बढ़ा दिया था। कपड़े बदलने भी जरूरी थे। संयम ने हिम्मत करके सरगम के कपड़े बदले, सूखे कपड़े पहनाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और वसुधा से कहा कि सरगम की तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। संयम डॉक्टर को लेकर आ पहुंचा। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें तो टाइफाइड हुआ है, अभी बिल्कुल माइनर स्टेज में है, इसलिए उन्हें बुखार हुआ है। खाने पीने का खास ख्याल रखें,
लगता है बारिश में भीगने से इनकी तबीयत और भी बिगड़ गई है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, कुछ दवाएं लिखी और बोले 2 दिन बाद इन्हें मेरे क्लिनिक ले आइएगा, दोबारा चेकअप कर लूँगा। वो तो अच्छा हुआ कि शुरुआत में ही आपने इन्हें दिखा लिया, इसलिए मर्ज ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है, नहीं तो ठीक होने में मुश्किल लग जाती। मरीज को हल्का खाना दीजिए, फल वगैरह ज़्यादा हो खाने में। संयम ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी फीस दी और उन्हें बाहर तक छोड़ आया। फिर सरगम के पास आकर बैठ गया और आकर उसका सिर सहलाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है सरगम? अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है, दोपहर में तबीयत ज़्यादा खराब लग रही थी, इसलिए आकर ऐसे ही गीले ड्रेस में सोफे पर लेट गई। हिम्मत ना हुई कपड़े बदलने की। सरगम बोली, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक होती तो तुम कपड़े बदल ही लेती। तो फिर तुमने बदले क्या मेरे कपड़े? सरगम ने पूछा। क्या करता, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें होश ही नहीं था, इसलिए बदलने पड़े। मुझे अब शर्म आ रही है, सरगम सकुचाते हुए बोली। अच्छा, तो तुम्हें शर्म भी आने लगी, लेकिन कब से? संयम ने चुटकी लेते हुए पूछा। कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हो, जैसे कि कक्षा की लड़कियां उड़ाती है? कहती है तुझे कुछ नहीं पता, सरगम भोलेपन से बोली। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, फिर तुम्हें दवा भी तो खानी होगी, संयम बोला। ठीक है, तो तुम खाना बना लो, बाद में बातें करते हैं, सरगम बोली। संयम ने मूंग दाल की चटपटी सी खिचड़ी बनाई और दोनों ने खाई। सरगम ने अचार और घी मांगा तो संयम ने मना कर दिया। सरगम बोली, लेकिन तुम तो खा रहे हो, मैं भी नहीं खाता, अब खुश? संयम बोला। फिर दोनों खाना खाकर फुर्सत हुए तो संयम ने रसोई में जाकर बर्तन धोए और फिर से सरगम के सिरहाने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद संयम सरगम से बोला, अब तुम आराम करो, मैं भी सोफे पर लेटता हूँ। सरगम कहने लगी, आज मेरे पास लेट जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब है इसलिए, और फिर आज तो सोफा भी गीला होगा, क्योंकि मैं तो दिन भर सोफे पर ही लेटी थी जब से बारिश में भीग कर आई थी। तुम यहीं सो जाओ। सो जाओ ना, अब तो मैं पाँव पसार कर भी नहीं लेटती, बड़ी जो हो गई हूँ। पहले संयम सरगम की इस मासूमियत पर हंसा, फिर सरगम की इस बात को संयम टाल नहीं सका और बिस्तर पर उसके साथ लेट गया। वो तो दिन भर का थका था ही, इसलिए उसे नींद आ गई, लेकिन सरगम तो दिन भर सोई थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। सरगम ने संयम की ओर करवट ली और अपलक उसे एकटक निहारती रही। आज उसने शादी के बाद संयम को पहली बार गौर से और इस नजर से देखा था। सरगम मन में सोच रही थी, कितना भोला मासूम सा चेहरा है संयम का, कितने सुंदर नैन नक्शे है। आज से पहले उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था इस ओर। सबसे खूबसूरत है इसका दिल, जिसमें प्रेम और दया का अथाह भंडार है। ये तो एक अनमोल खजाना है और इसको मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। इसका कोमल स्वभाव, मधुर वाणी, सहनशीलता, क्या क्या गुण इसमें नहीं समाये हैं। और एक मैं हूं कि कभी इसे तवज्जो ही नहीं दी। इसके सानिध्य में रहकर तो पत्थर भी पिघल जाए, फिर मैं तो इंसान हूँ। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र जो मुझे ऐसा अनमोल तोहफा बख्शा। इतना सोचते सोचते सरगम की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और उसने उठकर संयम के माथे को चूम लिया। सरगम के चुम्बन का स्पर्श संयम ने अपने माथे पर महसूस किया, लेकिन वो चुप्पी साधे लेटा रहा। वो यही चाहता था कि सरगम को प्यार का एहसास खुद से हो और वो ही उसके करीब आए, और शायद धीरे धीरे ऐसा हो भी रहा था। फिर सरगम ने अपना एक हाथ संयम के सीने पर रखा और सो गई, लेकिन उधर संयम को सरगम की गर्म सांसें बेचैन कर रही थी। संयम ने करवट बदल ली और सरगम से दूरी बनाकर सो गया। सुबह होने पर संयम ने चाय बनाई और सरगम को जगाते हुए बोला, उठिए श्रीमती जी, चाय पी लीजिए। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सरगम ने आंखें खोली और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे भाई, हंस क्यों रही हो? मैंने कोई चुटकुला थोड़ी सुनाया है। तुमने मुझे श्रीमती जी बोला इसलिए मुझे हंसी आ गई, सरगम बोली। तो तुम मेरी श्रीमती तो हो, इसलिए तो मैंने श्रीमती बोला, संयम ने कहा। तो तुम मेरे श्रीमान हो गए, और क्या। अच्छा, ये सब छोड़ो, नाश्ते में क्या खाओगे? कुछ भी बनाओ, अब से सब खा लिया करूंगी, कोई नखरे नहीं करूंगी। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो और मैं तुम्हें जब देखो तो परेशान करती रहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। तुम मुझसे कहो या ना कहो, लेकिन ऐसा ही है। चलो ठीक है, इस बात पर बाद में बहस कर लेना, सरगम बोली। पहले चाय पी लो। संयम बोला, हाँ हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी, ऑफिस भी तो जाना होगा, सरगम ने कहा। आज नहीं जाना ऑफिस,
मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? संयम बोला। तब ठीक है, मैं भी तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, सरगम बोली। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। कल दादाजी की चिट्ठी आई थी, तुम्हारी तबीयत के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाया। सोचा बाद में पढ़ूंगा। तुम नहाओ, तब तक मैं चिट्ठी पढ़कर देखता हूँ कि आखिर क्या लिखा है उन्होंने। हाँ, हम लोग दिवाली में गांव गए थे, तब से गांव भी तो नहीं गए, इसलिए उन्होंने खैर खबर पूछी होगी। सरगम ने कहा। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। सरगम नहाने चली गई। संयम ने चिट्ठी पढ़ी तो सच में जगजीवन राम जी ने दोनों का हालचाल पूछा था। चिट्ठी पढ़कर संयम नाश्ता बनाने चला गया। सरगम नहा कर निकली। आज उसने लाल साड़ी पहनी थी। बहुत दिनों बाद आज उसने साड़ी पहनी थी। दिवाली पर जब गांव गई थी तब वहां उसने साड़ियाँ पहनी थी। वो यहाँ रहती है तो सलवार कमीज ही पहनती है। साड़ी को उसने बड़े सलीके से बांधा था, क्योंकि अब उसने साड़ी पहनना सीख लिया था। फिर उसने मांग में भी सिंदूर भरा, लाल बिंदी लगाई, आंखों में काजल की पतली धारा डाली, लाल चूड़ियां भी पहनी, पैरों में पायल भी डाल ली। खुले गीले बालों में जब वह संयम के सामने पहुंची तो संयम उसे एकटक देखता ही रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। जब संयम ने कुछ नहीं कहा तो सरगम ने मजबूर होकर उससे पूछा, ये लाल साड़ी में कैसी लग रही हूं मैं? बता तो जरा। अच्छी लग रही हो। संयम पोहे बनाने में लगा हुआ था। वो ऐसा जानबूझकर कर रहा था ताकि सरगम चिढ़ जाए। तुम देख तो रहे नहीं हो और कहते हो कि अच्छी लग रही हो, सरगम ने गुस्से से कहा। फिर संयम सरगम की ओर पलट कर बोला, तुम भी अच्छी लग रही हो और साड़ी भी। और फिर सरगम शर्मा गई। संयम यही तो चाहता था कि सरगम के मन में उसके प्रति प्रेम का भाव स्वतः उत्पन्न हो, और शायद अब यही हो रहा था। हफ्ते भर संयम घर पर रहा। वो अब दोनों एक ही बिस्तर पर लेटते, कुछ देर बातें करते और सो जाते। पति पत्नी वाला रिश्ता अब भी दोनों के बीच कायम न हुआ था। अब सरगम भी ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर साहब भी बोले कि अब वो पूर्णतः स्वस्थ है, इसलिए 1 हफ्ते बाद संयम ऑफिस जाने लगा। अब सरगम को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चला था। वो अब धीरे धीरे घर के काम करने भी सीखने लगी। कभी सब्जी काटती तो उंगली काट लेती, रोटी पकाती तो हाथ जला लेती। ये सब देखकर संयम कहता, तुमसे किसने कहा कि काम करो? क्या सारी जिंदगी तुम ही मुझे पकाकर खिलाते रहोगे क्या? अब मुझे भी तो घर के काम सीखने चाहिए कि नहीं? सरगम भोलेपन से कहती। हाँ बाबा, सीख लेना, लेकिन तुम इस तरह से चोट लगवाती रही और मैं उन पर मरहम लगाता रहूं तो मुझसे ये ना हो पाएगा। मुझे दर्द में देखकर तुम्हें दुख होता है? और ये पूछते हुए सरगम की आंखें भर आती। दुख नहीं होगा मुझे? तुम मेरी पत्नी जो हो। फिर सरगम कुछ न कहती और पलटकर धीरे से अपने आंसू पोंछ लेती ताकि उसके आंसू संयम न देख पाए। वो अब सजने संवरने लगी थी। रोज शाम को संयम के आने से पहले सलीके से श्रृंगार करती। जब संयम उसे अनदेखा करता तो उसे बुरा लगता। उसका दिल प्रेम से भरा था, लेकिन वो प्रेम जुबान तक आने में समय लग रहा था। वो अब उसकी आंखों से झलकने लगा था। अब कुछ दिनों से संयम देर से घर आने लगा, क्योंकि उसके ऑफिस में कोई नई लड़की आई थी जिसका नाम माधुरी था, और उसे यहाँ की जगह के बारे में कुछ पता नहीं था कि कहाँ क्या मिलता है। तो उसने अपनी मदद के लिए संयम से कहा। संयम भी तैयार हो गया उसकी मदद के लिए। वो जब भी घर का सामान खरीदने के लिए संयम को बुलाती तो संयम उसके साथ बाजार जाने को राजी हो जाता। वो वही उनकी कॉलोनी में रहती थी, उसे भी सरकारी घर मिल गया था। संयम का उसके साथ जाना सरगम को फूटी आंख भी न सुहा रहा था, और वो मन ही मन में कुढ़कर रह जाती। ये कॉलोनी वालों को भी दिखने लगा था कि संयम का माधुरी के संग व्यवहार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। एक दिन ये बात वसुधा दीदी ने भी सरगम से कही। वे बोली, जरा अपने पति की लगाम खींच कर रख। उस माधुरी से उसका ज्यादा मेलजोल अच्छा नहीं, कहीं आगे जाकर तुझे पछताना ना पड़े। सरगम गुस्से से उबल पड़ी और घर जाकर बिस्तर पर लेट गई। दोपहर से शाम हुई, शाम से रात, लेकिन संयम घर न लौटा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो उठी और दरवाजा खोला। आज संयम माधुरी को लेकर घर आया था। माधुरी को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन माधुरी से बिना मिले ही अपने कमरे में जाने लगी। तब संयम बोला, सरगम देखो तो माधुरी आई है, जरा पानी वानी तो पिलाओ इन्हें। क्यों, इनके घर पर पानी नहीं है क्या? पास में ही तो रहती है, अपने घर जाकर पानी क्यों नहीं पी लेती? सरगम गुस्से से बोली। इतना सुनना था कि माधुरी बोली, सही तो कह रही है सरगम, मैं अब अपने घर जाती हूँ, वहीं पानी पी लूंगी। इतना कहकर माधुरी चली गई। संयम ने घर का दरवाजा बंद किया और फिर सरगम से पूछा, मेहमानों से कोई ऐसे पेश आता है भला? ये तुम्हें क्या हो गया है? वो मेरे घर में मुंह उठाकर चली आएगी
और मैं सहन कर लूंगी? सरगम बोली, उसने तुम्हें तो कभी कुछ बुरा नहीं बोला। बोल तो नहीं रही लेकिन कर तो रही है। सरगम बोली, क्या कर रही है वो? संयम ने पूछा। तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश। सरगम ये कहते कहते रो पड़ी। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। सरगम बोली, लेकिन तुम क्यों मरोगी मेरे बिना? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सरगम रोते रोते संयम के गले लग गई। सच में मुझसे प्यार करती हो? संयम ने पूछा। हाँ सच में, सरगम रोते हुए बोली। पगली हो तुम बिल्कुल। मैं तो तुमसे पता नहीं कब से प्यार करता हूँ, जब से तुम दुल्हन के लिबास में बिस्तर में पांव पसार कर लेटी थी, तब से। उस रात तुमने मेरे माथे को चूमा था, उसकी गर्माहट मुझे आज भी अपने माथे पर महसूस होती है। मेरे प्यार को समझने में तुमने इतनी देर लगा दी। और ये कहते कहते संयम की आंखें भी बरस पड़ी और उसने सरगम को अपने सीने से भींच लिया। अच्छा, तो उस रात तुम जाग रहे थे जब मैंने तुम्हारा माथा चूमा था? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? सरगम ने पूछा। वो कहने वाली बात थोड़े थी, मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे चाहने लगी हो। अच्छा। और ये कहते हुए सरगम ने और भी कस के संयम को अपनी बाहों में भींच लिया। उस रात चांदनी और उसकी चांदनी ने दोनों के मधुर मिलन की गवाही दी। अब दोनों की जिंदगी ने सही मोड़ ले लिया था। अब सरगम पूर्णतः गृहिणी बन चुकी थी। जब इस बार वो गांव गई तो सब उसे देखते ही रह गए कि ये वही अल्लड़ सरगम है जिसे कुछ नहीं आता था। और अब देखो तो पूरा घर सिर पर उठाए घूमती है, सारे कामकाज में निपुण हो गई। वो इस बार मायके भी गई और कनकलता ने जब दोनों को देखा तो बोली, आखिरकार दामाजी सरगम का दिल जीतने में कामयाब हो ही गए। कुछ दिन रहकर फिर दोनों शहर आ गए, क्योंकि सरगम ने अब 10वीं पास करके 12वीं में एडमिशन ले लिया था। उसे संयम ने पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया। अब दोनों की जिंदगी की गति सुचारू रूप से चल रही थी। और उधर अब कमलेश्वर के घर पर कमलेश्वर ने अब ग्रेजुएशन कर लिया था। अब वो अपने आगे के भविष्य को लेकर चिंतित था कि अब वो क्या करे। उसने इंजीनियरिंग कर ली थी और नौकरी की तैयारी में लगा हुआ था। तभी एक दिन उसकी माँ सुमित्रा ने उसके पास जाकर पूछा, क्यों रे, तेरे भाई और बहन का ब्याह हो चुका है, तू कब ब्याह रचाएगा? अगर तू कहे तो देखो कोई लड़की तेरे लिए। माँ, कितनी बार कहा है कि मुझे अभी ब्याह के झमेले में नहीं फंसना, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। तुम्हें मेरे ब्याह की इतनी सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कमलेश्वर बोला। मत कर, मत कर उसका इंतजार, न जाने कहाँ होगी वो। सुमित्रा बोली। मैं सरगम का इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बस मुझे अभी ब्याह नहीं करना। कमलेश्वर बोला। तेरी आंखें सब कहती है, तू मुझसे लाख छिपा ले। उसकी गुड़िया, चूड़ियां, उसके रिबन कल मैंने तेरे पुराने संदूक में तेरे कमरे की सफाई करते वक्त देखे थे। तुम गलत समझ रही हो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ बेटा, वो तेरे भाग्य में नहीं है। अब तक तो उसका ब्याह भी हो चुका होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य कब तक मुझसे रूठा रहता है। कमलेश्वर बोला। तो तू जिद नहीं छोड़ेगा? सुमित्रा बोली। माँ, जिद तो तुम कर रही हो, जा नहीं करते जिद, लेकिन एक बार फिर कहूंगी कि उसका इंतजार केवल तुझे कष्ट ही देगा। इतना कहकर सुमित्रा चली गई और कमलेश्वर फिर से अपनी पुरानी यादों में डूब गया। सरगम और संयम के रिश्ते की मजबूती देखकर माधुरी को बिल्कुल भी अच्छा न लगता था, क्योंकि अब संयम ने माधुरी से दूरियां बना ली थी। संयम ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सरगम और उसके दरमियान कोई तीसरा आए। वो इस शहर में नहीं आई थी, इसलिए संयम ने माधुरी की मदद कर दी थी। फिर उसे ये भी तो जानना था कि सरगम के मन में क्या है, माधुरी के साथ रहने से सरगम की क्या प्रतिक्रिया होती है। और अब ये उसने जान लिया था कि सरगम उसे प्यार करती है। दोनों को साथ में देखकर माधुरी मन ही मन कुढ़ती रहती। वो संयम से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन संयम उससे दूर रहता। ऑफिस में भी अब वो उससे कोई मतलब न रखता। माधुरी सामने पड़ती तो अपना रास्ता बदल लेता। इस बात से माधुरी के मन में सरगम के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। सरगम और संयम का रिश्ता प्यार और हमदर्दी की छांव में फल फूल रहा था। संयम की प्यार की मिठास के साथ साथ अब सरगम ने 11वीं भी पास कर ली थी और 12वीं में पहुंच गई थी। समय के साथ उसमें समझदारी और गंभीरता भी आती जा रही थी। अब कक्षा में लड़कियां उसे देखकर ये नहीं कहती थी कि तुझे कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं समझता। संयम और सरगम की शादी की तीसरी सालगिरह थी। संयम ने सरगम को तब कश्मीर ले जाने का सोचा। वो दोनों घूमने के लिए गए। सरगम तो कश्मीर की वादी में खो सी गई।
पहली बार उसे कहीं घूमने जाने को मिला था और उन पलों को वो अपनी आंखों और दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। उसने उस पल को संयम के संग भरपूर जिया। दोनों हफ्ते भर के लिए वहां गए थे और उन्होंने उन दिनों का भरपूर आनंद उठाया। वे दोनों दिन भर घूमते फिरते और शाम को होटल में आकर खाना खाते, फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते। कश्मीर से लौटने के बाद ये खबर संयम ने चिट्ठी द्वारा जगजीवन राम जी को दी। जगजीवन राम जी तो हमारे खुशी के फूले न समाये और सब मिलकर उस पल का इंतजार करने लगे जिस पल नन्ही सी जान सरगम के गोद में होगी। जब सरगम के प्रसव को 2 महीने शेष बचे तो जगजीवन राम जी ने दमयंती को सरगम की देखभाल के लिए शहर भेज दिया। महीने बीते, सबको इंतजार का फल मिला। सरगम ने प्यारे से खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। जब सरगम बेटे को लेकर गांव पहुंची तो जगजीवन राम जी परपोते को देखकर निहाल हो उठे और बोले, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, अपने संयम के औलाद को गोदी में खिला लिया और अब ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए। जगजीवन राम जी ने बड़े धूमधाम से बच्चे का कुआं पूजन और नामकरण करवाया और बच्चे का नाम उन्होंने पुलकित रखा। बाद में पुलकित को लेकर सरगम मायके भी गई। संतोषी भी खुश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा कनकलता खुश थी। उसने बच्चे की खूब बधाइयाँ ली और उसे ओम वाले लॉकेट की सोने की चेन पहनाई। उसने सरगम को भी तोहफे में सोने के कंगन दिए। दोनों की नजर उतारी। सरगम 1-2 दिन मायके में रहकर फिर ससुराल आ गई। ससुराल में कुछ दिन रुक कर वो शहर फिर से वापस आ गई। उसकी 12वीं के इम्तिहान आने वाले थे, इसलिए पुलकित को संभालने के लिए दमयंती बुआ को संयम अपने साथ ले आया। सरगम के इम्तिहान अब नजदीक आ चुके थे, इसलिए वो अब पढ़ाई में लगने लगी। पुलकित के आने से काम भी बढ़ गए थे, इसलिए संयम ने घर के कामों के लिए एक बाई भी लगवा ली। दमयंती बुआ बाई पर ठीक से नजर रखती। खाना संयम बना लेता तो कभी दमयंती बुआ बना लेती। सरगम ने 12वीं के इम्तिहान भी दे दिए और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। फिर उसने संयम से कहा कि वो अब आगे नहीं पढ़ना चाहती। कॉलेज के लिए समय है कहाँ, पुलकित को संभालना ज्यादा जरूरी है। सरगम की बात सुनकर संयम बोला, ठीक है, तुम रेगुलर पढ़ाई मत करो, बीए का प्राइवेट फॉर्म डाल दो, घर में रहकर पढ़ाई करो। जब इम्तिहान आ जाए तो पेपर दे देना, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो, फिर आगे मत पढ़ना। मैं कहूंगा भी नहीं। अब वो घर पर रहकर ही पढ़ने लगी। जब वो बीए द्वितीय वर्ष में पहुंची तो पुलकित 2 साल का हो चुका था और तीसरे में लगा हुआ था। जिंदगी ठीक से चली रही थी कि एक दिन सरगम को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। दमयंती बुआ घबरा गई और डॉक्टर को बुलवा भेजा। तब सरगम मुस्कुराते बोली, अरे बुआ जी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चक्कर खाकर गिर पड़ी और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी कौन सी बीमारी है भला, जरा मैं भी तो सुनो जो तो इतना मुस्कुरा रही है। दमयंती बुआ बोली, कुछ नहीं बुआ जी, पुलकित का साथी आने वाला है। सरगम लजाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया, पगली कहीं की। बस बताने ही वाली थी, सोच रही थी पहले डॉक्टर से मिल लो फिर बताऊंगी, लेकिन आज इस भेद को खोलना ही पड़ा। अब तो तुझे अपना और भी ख्याल रखना पड़ेगा, दमयंती बुआ बोली। साथ में संयम भी खड़ा था और वो सरगम को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दमयंती बुआ समझदार थी। वे संयम और सरगम को अकेला छोड़ के पुलकित को लेकर बाहर बरामदे में जा बैठी। बुआ के जाते ही संयम सरगम से बोला, श्रीमती जी बधाई हो, पहले नहीं बताया। आपको भी बधाई हो श्रीमान जी। हाँ, खुशखबरी बताने में मैंने थोड़ी देर कर दी, सरगम बोली और मुस्कुराते हुए संयम के सीने से लग गई। यह खुशखबरी भी संयम ने चिट्ठी में लिखकर गांव भेज दी। खुशखबरी सुनकर सब बहुत खुश हुए और कुछ ही महीनों के बाद सरगम ने फिर से एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हर्षित रखा। पुलकित और हर्षित धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और साथ साथ सरगम की पढ़ाई भी चल रही थी। सरगम का ग्रेजुएशन होते होते पुलकित 4 साल का हो चुका और हर्षित 1.5 साल का। अब सरगम के सिर से पढ़ाई का झंझट खत्म हो चुका था। वो आराम से दोनों बच्चों का ख्याल रखती। तब बुआ जी बोली, अब मैं सोचती हूँ कि कुछ दिनों के लिए गाँव हो आऊँ। बहुत दिन हो गए बाबूजी को देखे, अब तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। बुआ जी आप तैयारी कर लीजिए, मैं आपको छोड़ आऊंगा। संयम दमयंती को गांव छोड़कर 2 ही दिन में वापस आ गया और इधर सरगम से माधुरी बहुत बुरी तरह चिड़ी बैठी थी। जब देखो तब पूरी कॉलोनी वालों के घर जाकर उसकी बुराइयां करती रहती। सरगम अब इन सब बातों को हंसी में टाल दिया करती। सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन गांव से चिट्ठी आई, जगजीवन राम जी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। गांव में थे तो समय से इलाज न हो पाया उनका। आधी रात के वक्त कोई भी साधन भी न था।
चलो उनकी 13वीं में पहुंच जाएंगे तो हम दोनों को थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। संयम बोला, तुम ठीक कहते हो। और दोनों गांव जाने की तैयारी करने लगे। दोनों बच्चों के संग गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचे तो माहौल बहुत ही गम भरा था, क्योंकि जगजीवन राम जी को पूरा गांव बहुत अच्छे से जानता था। लोगों में उनका बड़ा सम्मान और प्यार था। रघुवर दयाल जी भी दिनेश के संग आए। गम भरे माहौल में 13वीं निपटी। 13वीं के 2-4 दिन के बाद संयम तो वहां से निकला तो दमयंती स्वयं से बोली, बेटा मुझे भी अपने साथ ही ले चल। बाबूजी की छत्र छाया में यहाँ पल रही थी, अब वे न रहे तो इस घर में रहने का जी नहीं करता। हाँ बुआ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप हमारे संग आकर रहिए। और फिर दमयंती सबके संग शहर आ पहुंची। जिंदगी फिर अपनी रफ्तार पर चल पड़ी कि खबर आई कि रघुवर दयाल जी बारिश में सुबह सुबह खेतों को देखने पहुंचे थे कि फसल को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। तभी जोर की बिजली कड़की और उन पर गिर पड़ी। बिजली गिरने से उनकी वहीं पर मौत हो गई। यह खबर सरगम के लिए बहुत दर्दनाक थी। रोते बिलखते अपने परिवार के संग वो रघुवर दयाल जी की 13वीं के लिए मायके पहुंची। उसे भी अपने नाना जी के अंतिम दर्शन नसीब न हुए। नाना जी की 13वीं करके वापस शहर लौटे अभी 1 ही महीना हुआ था कि खबर है कि संतोषी को लकवा मार गया है और 10 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अंत में हार कर मौत के संग चली गई। नानी के 13वीं के लिए एक बार फिर से सरगम को मायके जाना पड़ा। एक ही साल में घर के 3 सदस्यों की मौत की खबर ने उसे हिलाकर रख दिया था। सबसे ज्यादा कष्ट उसे दादाजी और नाना जी के जाने का था। लेकिन जिंदगी में कितना भी कुछ हो जाए, किसी के छोड़कर चले जाने से दूसरे लोग जीना तो नहीं छोड़ देते। किसी के जाने से किसी की जिंदगी तो नहीं रुकती, वो निरंतर गतिमान रहती है। कुछ समय बाद लोग सब स्वीकार कर ही लेते हैं। यही सरगम ने भी किया और अपनी दुनिया को संभालने में लग गई। पुलकित अब 5 साल का हो गया था, इसलिए अब स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया। हर्षित अभी 2.5 साल से ऊपर का हो रहा था। उसकी शरारतों से घर में रौनकें लगी रहती। बुआ भी पोतों के संग मस्त रहती। हंसी खुशी से जिंदगी बीत रही थी। तभी एक दिन संयम अपने स्कूटर से बाजार गया सामान खरीदने। खरीदारी करके लौट ही रहा था कि एक बच्चा सामने आ गया। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में संयम ने अपना स्कूटर दूसरी दिशा में जो मोड़ा तो सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ा। एक्सीडेंट बहुत गंभीर था। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने देखकर कहा कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। तब लोगों ने स्वयं से पता लेकर उसके घर खबर भिजवाई। ये सुनकर दोनों के होश उड़ गए। दोनों सहमी सहमी संयम के पास पहुंची। दोनों को देखा संयम ने तो अटकती हुई और उखड़ी हुई सांसों के साथ बोला, मुझे तुम दोनों वचन दो कि मेरे बाद सरगम दूसरी शादी कर लेगी। मेरे लिए जिंदगी भर अपनी मांग को सुना नहीं रखोगी सरगम तुम। मुझे वचन दो सरगम, मेरे पास वक्त नहीं है। सरगम तो न बोल सकी, क्योंकि वो क्या जवाब देती। सरगम कैसे उसे वचन देती, वो तो बस उसके साथ ही जीवन भर रहना चाहती है। लेकिन तभी हिम्मत करके दमयंती बुआ बोली, संयम जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। संयम ने ये सुना और संतोष के साथ उसने अपनी आखिरी सांसें ली। संयम को जाता देखकर सरगम फूट फूट कर रो पड़ी। गांव से सब आए, लेकिन अब सबके मन में सरगम के लिए पहले वाले भाव नहीं रह गए थे। उन्हें लगता था कि बहू ही उनके जवान बेटे को खा गई। 13वीं के बाद सबने जल्द से जल्द वापस जाने की तैयारी कर ली, क्योंकि वे अब सरगम और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार न थे। जगजीवन राम होते तो कभी ऐसा न होने देते। तब दिनेश ने कहा, सरगम तू मेरे साथ चलेगी, इन सबको मुंह मोड़ लेने दे, तेरा मामा भी जिंदा है। वसुधा दीदी ने ये सब देखा तो उससे न रहा गया और वो सबके सामने सरगम की सास सुभद्रा से बोल पड़ी, माफ कीजिएगा बहन जी, आप जो कर रही हैं ना वो ठीक नहीं है। सरगम आपकी बहू है, आप अपनी बहू के साथ ठीक नहीं कर रही हैं। सुभद्रा जी बोल पड़ी, अरे इतनी फिक्र है आपको उसकी तो आप ही क्यों नहीं पाल लेते उसके बच्चों को। अरे मैं नहीं, वो खुद इतने काबिल है कि अपने बच्चों को और खुद को पाल लेगी। संयम के इंश्योरेंस है ना, वो सब उसको ही मिलेंगे और नौकरी भी मिल जाएगी। संयम वाला पद तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी पढ़ाई के अनुसार छोटा पद तो जरूर मिल जाएगा। सही कहते हैं, पुरुष की औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तभी तो आज तक पुरुषों के पैर की जूती बनी हुई है। आप माँ होकर उसका साथ नहीं दे सकती, लानत है आप पर। सरगम नौकरी करेगी तभी आप लोगों के मुंह पर थप्पड़ पड़ेगा और मैं उसका साथ दूंगी। हर पल हर घड़ी में उसके पीछे साए की तरह लगी रहूंगी।
जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती। यह सुनकर सुभद्रा बोली, ठीक है, इतना अपमान करवाने के बाद अब आप सब यहाँ खड़े क्यों हैं? चलिए इस घर से। इतनी बातें सुनने के बाद अब कौन यहाँ रुकना चाहेगा? चलो दमयंती बिन्नो, तुम भी अपनी तैयारी कर लो। ना भाभी, मैं अब इस बच्चे को छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। संयम ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मैं संयम को कतई धोखा नहीं दे सकती। दमयंती बुआ बोली, ये पराये तुम्हें हम लोगों से भी ज्यादा प्यारे हो गए। ये पराये नहीं, मेरे अपने हैं। संयम को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, ये तो उसकी निशानी है। इन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? मैं तो इन्हें सीने से लगा कर रखूंगी। तो मरो तुम भी इनके साथ। इतना कहकर पूरा परिवार गांव लौट गया। एक आध 2 दिन के बाद दिनेश भी लौट गया। बोला, मैं आता रहूंगा 1 आध महीने में। कोई चिंता की बात हो तो चिट्ठी लिखकर बताना। अब सरगम का असली संघर्ष शुरू हुआ। जोशी जी और वसुधा ने सरगम को संयम के ऑफिस में नौकरी दिलवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया। आखिर 6 महीने की मशक्कत के बाद सरगम को नौकरी मिली गई। सरगम ऑफिस जाने लगी और दमयंती बुआ बच्चों को संभालने। सरगम को ऑफिस में नौकरी मिल जाने से माधुरी को बड़ा बुरा लगा और वो उसके बारे में झूठी झूठी अफवाहें उड़ाने लगी। कभी किसी कर्मचारी का नाम सरगम के साथ जोड़ती तो कभी किसी कर्मचारी का, लेकिन सरगम इन सब बातों पर ध्यान न देती। वो सिर्फ अपना काम करती और घर आ जाती। सिवाय जोशी जी के वो और किसी भी पुरुष से बात न करती। लेकिन अभी भी इतना सब कुछ सरगम के साथ बुरा करके भगवान को संतोष न हुआ था। फिर एक दिन ऑर्डर आया कि वो ये मकान खाली कर दे, क्योंकि जो संयम का ओहदा था उस पर अब कोई नया इंसान आ रहा था। अब उसका हक बनता था इस घर में रहने का। सरगम को अब वहां उस घर जाकर रहना पड़ेगा जहां पर उसके ओहदे वाले लोग रहते थे। ये चुनौती भी सरगम ने स्वीकार कर ली, क्योंकि संयम ने उसे हमेशा समस्याओं का सामना करना सिखाया था। लेकिन जब उसने वो घर छोड़ा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि ये वही घर था जहां उसने संयम से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। ये वही घर था जहां वो पहली बार संयम की बाहों में समाई थी। यही संयम और उसके प्यार के निशानियों ने जन्म लिया था। खैर, आखिर सरगम अपने नए घर में आ गई, सामान भी जमा लिया। वसुधा और जोशी जी तो हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर ही रहते थे। फिर से एक बार उसकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ चली। इधर कमलेश्वर के घर पर माँ और बाबूजी से कमलेश्वर कह रहा था कि बाबूजी, मुझे कल ही ज्वाइन करना होगा। इतनी जल्दी? कहाँ रहेगा? खाएगा क्या? कैसे सब करेगा? कमलेश्वर की माँ सुमित्रा चिंता जताने लगी। क्यों, मैं भी तो ऐसे ही गया था नौकरी पर। कोई साथ में कुनबे को लेकर थोड़ी जाता है नई नौकरी पे। रामधनी बोले, हाँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं। घर तो मुझे सरकारी मिल जाएगा। रही खाने की बात, तो कुछ दिन होटल में खा लूंगा। जब गृहस्थी का सामान बसा लूंगा तो घर में पकाने लगूंगा। कमलेश्वर बोले, बिल्कुल ठीक कहता है कमल, ऐसे तो करना पड़ता है। रामधनी जी बोले, तो फिर चल, तेरी तैयारी कर देती हूँ। हाँ माँ, सुबह सुबह की ही रेलगाड़ी से निकलना होगा। कमलेश्वर बोला, अच्छा चल, मैं तेरे लिए कुछ सूखा नाश्ता बनाकर रख देती हूँ, ताकि कुछ रोज चल जाएगा। हाँ माँ, ठीक रहेगा। मैं तब तक ये खुशखबरी मेरे दोस्तों को भी सुना कर आता हूँ। इतना कहकर कमल बाहर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो नौकरी के लिए निकल गया। शाम को पहुंच गया और एक होटल में रात भर ठहरा। दूसरे दिन सुबह वो तैयार होकर अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर नए शहर और नए ऑफिस में पहुंचा। उसके कागजात देखकर उसे ज्वाइनिंग भी मिल गई, सरकारी घर भी मिल गया। 1-2 दिन में वो अपने नए घर में भी शिफ्ट हो गया। कुछ सामान तो था नहीं खास, एक बिस्तर बंद और एक सूटकेस ही तो था उसके पास। उसने कुछ जरूरत का सामान खरीदा और रहने लगा उस घर में। सोचा धीरे धीरे सामान जुटाऊंगा, एक साथ तो नहीं हो पाएगा इतना सब कुछ। आज उसकी नौकरी का पहला रविवार था, तो उसने सोचा कि नौकरी लगने के बाद वो एक बार भी मंदिर नहीं गया, मौका ही नहीं लगा। आज भगवान के पास माथा टेक कर आता हूँ। कॉलोनी में एक बड़ा सा मंदिर उसने ऑफिस आते जाते वक्त देखा था और वो चल पड़ा मंदिर की ओर। उसने देखा कि वहां 2 बच्चे खेल रहे और वहीं बैठकर वह उनका खेल देखने लगा। तभी मंदिर से दर्शन करते हुए 2 औरतें बाहर निकले और दोनों बच्चे अपनी माँ के पास प्रसाद का लड्डू मांगने लगे। उन बच्चों की माँ बोली, घर चल कर दूंगी, नहीं तो तुम दोनों सारा प्रसाद जमीन पर फैला दोगे। बच्चे जिद करने लगे कि अब भी खाएंगे। तभी वो दूसरी बुजुर्ग महिला बोल पड़ी, दे देना सरगम, बच्चों को प्रसाद क्यों सताती इन्हें? प्रसाद जमीन पर गिर भी गया तो ये तो बच्चे हैं, इनकी भूल चूक तो भगवान भी माफ कर देंगे।
उस बूढ़ी औरत के मुंह से जब कमलेश्वर ने सरगम नाम सुना तो एकदम आश्चर्य में पड़ गया। वो सब घर को चल पड़े तो कमलेश्वर भी उनका पीछा करने लगा। वो यही सोच रहा था कि कहीं ये उसके बचपन वाले सरगम तो नहीं। सरगम ने गौर तो किया कि एक अनजान शख्स पीछे आ रहा है, पर उसने टोका नहीं। वैसे भी बड़ी मुश्किल से वो खुद को अभी संभालने में लगी थी, फिर से एक नया बखेड़ा हो जाएगा। कमलेश्वर ने उन सबका घर तक पीछा किया और जब घर देख लिया तो चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। लेकिन उसने सरगम का चेहरा ठीक से देख लिया था। उसके बचपन वाली सरगम और इस वाले सरगम में उसे काफी अंतर दिखाई दे रहा था। फिर उसने मन में सोचा कि हो सकता है समय के साथ साथ इंसान के नए नक्श और हाव भाव भी बदल जाते हैं। शायद सरगम के भी बदल गए हों। वो चुपचाप अपने कमरे में गया, कमरा ही कहेंगे, क्योंकि वहां अभी कोई सामान न था और ना ही कोई गृहस्थी। कुछ देर बिस्तर पर बैठा। उसने अभी तक नाश्ता भी तो नहीं किया था, इसलिए उसे भूख लग रही थी। वो बाहर चला नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके आया तो फिर से मंदिर वाले सरगम के बारे में ही सोचने लगा और उसके बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद लग गई उसे पता ही ना चला। जब वो उठा तो शाम हो चुकी थी। अब उसे चाय पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन घर पर तो सामान था ही नहीं। फिर उसे याद आया कि उसने अभी तक बाबूजी को चिट्ठी भी नहीं लिखी है। फिर उसने बाबूजी को चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी लिखते लिखते अंधेरा गिर आया तो कमलेश्वर ने सोचा कि खाना ही खा आता हूँ, अब क्या चाय, और खाना खाने बाहर निकल गया। संडे का दिन था तो बाहर काफी रौनक थी। चाट की दुकान दिखी तो गोलगप्पे खाने का मन हो आया। वो दुकान पर पहुंचा तो उसे सरगम भी दिखी। वो भी बच्चे और बुआ को लेकर बाहर निकली थी। बच्चे आलू टिक्की खाने की जिद कर रहे थे। उसने दोनों बच्चों के लिए आलू टिक्की ले ली और बुआ से भी पूछा कि आप क्या खाएंगे। यह हर्षित पूरी टिक्की तो नहीं खा पाएगा, छोड़ देगा, तो इसी से मैं खा लूंगी मैं, और फिर खाना भी तो बन गया है, फिर खाना बचा रह जाएगा, तू खा ले। मेरा मन भी नहीं है बुआ, मैं तो इन बच्चों की वजह से बाहर निकली हूँ। नहीं तो संडे के दिन बाहर निकलना तो मुझे झंझट भरा काम लगता है, सरगम बोली। कमलेश्वर पास में खड़े होकर दोनों की बातें सुन रहा था। अब कमलेश्वर उनके सामने आकर सरगम को देखने की फिर से कोशिश करने लगा तो सरगम उसके तरफ अपनी पीठ घुमाकर खड़ी हो गई। कमलेश्वर ने देखा तो फिर वह वहां से हटकर गोलगप्पे खाने लगा। सरगम वहां से बच्चों को और बुआ को लेकर वापस आ गए। फिर कमलेश्वर ने भी होटल में जाकर खाना खा लिया और घर आकर आराम करने लगा। दूसरे दिन कमलेश्वर तैयार होकर पहले डाकखाने गया, चिट्ठी पोस्ट की, फिर ऑफिस गया। दोपहर के समय तो वो खाना खाने ऑफिस की कैंटीन में ही पहुंच गया। उसकी नजर एकाएक सरगम पर पड़ी। वो अपने टिफिन से टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। कमलेश्वर ने भी कैंटीन से किचन एरिया से अपनी थाली लगवाई और सरगम की टेबल पर आकर बैठ गया। उसे बैठता देखकर सरगम ने अपना खाना अधूरा ही छोड़ दिया। टिफिन बंद करके टेबल से उठकर चली गई। कमलेश्वर उसे जाता हुआ देखता रहा। उसने सोचा वो जितनी बार भी ये जानने की कोशिश करता कि ये वही बचपन वाली सरगम है क्या, तो उतनी ही बार सरगम उससे मुंह मोड़कर चली जाती। इसी तरह जब भी सरगम कमलेश्वर के सामने पड़ती तो वो दूसरी ओर मुंह घुमाकर चल देती। कमलेश्वर बेचारा मन महसूस कर रह जाता। वो तो बस यही जानना चाहता था कि वो सरगम उसके बचपन वाली ही सरगम है क्या। इसी तरह काफी दिन बीत गए। कमलेश्वर ये पता नहीं लगा पाया। फिर एक रोज दोपहर के समय सरगम खाना खाने के बाद ऑफिस की बालकनी में अकेली खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। तभी कमलेश्वर भी उसके पास खड़ा हो गया और जैसे ही कमलेश्वर ने कहा जरा सुनिए तो सरगम ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ कमलेश्वर के गाल पर दे मारा और वहां से चली गई। तो मित्रों, यह था लघु उपन्यास सुहाग का द्वितीय भाग। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या सरगम ने कमल को चाटा मारकर सही किया। मिलती हूँ जल्द ही कथा के अंतिम भाग के साथ में। तब तक के लिए विदा।